एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th की जो आपका मस्ट डू है, मतलब जो आपको करना ही करना है ऐसा आपका हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 5 साइंस का, हिंदी मीडियम में, जिसका नेम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये जो मस्ट डू है, इसमें वो चीज़ें दी हुई हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। ओके। और इसको एक बार रीड करने से पहले अगर आप NCERT पढ़ते हैं और उसके बाद ये पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर करते हैं, तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, है ना, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस कि क्या क्या चीज़ें जो है आपके इस चैप्टर में से आपके एग्ज़ाम में आएंगी, ये आपको पता होनी चाहिए थी। सबसे ऊपर यही लिखा गया है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आ सकता है। और वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जो डॉबेरेनर का त्रिक, न्यूलन का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ये सभी आएंगे। और ये सिलेबस है आपका। ओके। और आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा, और गुणधर्मों में प्रवृत्ति जो संयोजकता, परमाणु साइज और उनके धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 5 में आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होते हैं यहाँ से। फर्स्ट है डॉबेरेनर के त्रिक। जो हमारे डॉबेरेनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा, बढ़ते क्रम में रखा, तो मध्य तत्व यानी जो बीच वाला तत्व था, जैसे यहाँ पे उदाहरण में भी दे रखा है, ये लिथियम है, एक सोडियम है और एक ये पोटेशियम है। ठीक है। अब ये तीनों को उन्होंने बढ़ते द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा, और उसके बाद जो इसके बीच वाला तत्व है यानी जो इसका सोडियम है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो इसके लिथियम के और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। ठीक है, ये डॉबेरेनर के त्रिक का नियम कहता है। तो इसमें उदाहरण भी दे रखा है आपको डॉबेरेनर के त्रिक का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद आता है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी, है ना। मेंडलीव की आवर्त नियम में क्या था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, लेकिन जब इससे आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए, तो उससे जो उसका मेन सिद्धांत जो था, उसमें परमाणु द्रव्यमान की जगह पर परमाणु संख्या कर दिया गया, है ना। यही तो था जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें क्या था, उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सारे गुणधर्म थे, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें सारे जो गुण हैं वो किसके आधार पर हो गए, वो परमाणु संख्या के आधार पर हो गए। तो इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत ये है कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, है ना, क्या उनके मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो भी उपलब्धियाँ थी, जो अच्छी बातें थी वो, अब मेंडलीव ने अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों के से पहले रख दिया था, और ऐसा इसलिए किया था कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उन्होंने क्या किया, जो जिनका द्रव्यमान अधिक था उन्हें थोड़ा पहले रख दिया, और जिनका कम था उन्हें बाद में कर दिया। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों की एक आवर्त या समूह बन जाए। ठीक है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 58.9, और निकेल है जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.7। लेकिन जो कोबाल्ट है उसको पहले रख दिया गया और जो निकेल है उसको बाद में रखा गया। क्यों? क्योंकि उनके गुणधर्मों को समान करना था। अब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ा, क्योंकि भाई जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उनके लिए उन्होंने क्या किया, खाली स्थान छोड़ दिया, और दृढ़तापूर्वक ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। उन्होंने ऐसे तत्वों का अनुमान लगाया जिनके बारे में उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे कि स्कैंडियम, गैलीनियम, जर्मेनियम, ये सारे तत्व बाद में खोजे गए थे, और इनके जो गुणधर्म है ना, वो उन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के समान थे। उन्होंने उनकी जगह उनके लिए खाली स्थान छोड़कर, जो तत्वों की खोज अभी तक नहीं होती उनके लिए खाली स्थान छोड़कर वहाँ पर क्या लिख दिया, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और जो आगे तत्व खोजे गए थे ना, उनके गुणधर्म इन सभी तत्वों से मिलते जुलते थे, है ना। जैसे अभी स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की बाद में खोज हुई। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की ये विशेषता थी कि जब उत्कृष्ट गैसों का पता चला, मतलब जो अक्रिय गैसेस थी, जब उनका पता चला तो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना, मतलब जो उनकी बनाई गई आवर्त सारणी थी उसको बिना छेड़े उन्हें अलग समूह में, नए समूह में रखा जा सकता था। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है,
अगर इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बस आपको चैप्टर समझाऊंगी, हम बस चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 सीमाओं को दूर कैसे करता है। मतलब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 कमियां थी जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में सुधारा गया है ना। हाइड्रोजन को सही स्थान दिया गया, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में जब परमाणु संख्या के आधार पर रख दिया गया, सिद्धांत चयन परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या रखा गया, परमाणु संख्या, तो इसलिए हाइड्रोजन को सही स्थान मिल गया। और जो प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या अलग अलग होती है और इसीलिए जो समस्थानिक थे वो किसी भी प्रकार की चुनौती पैदा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो परमाणु संख्या है वो एक ही होता है ना। अब एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में परमाणु संख्या एक अंक बढ़ जाती है। मतलब परमाणु संख्या तो सबकी जैसे 1, 2, 3 है ना, तो एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाने पर एक बढ़ती है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि 2 तत्व दिए गए तो उनके बीच में और कितने तत्व खोजे जा सकेंगे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो है सीमित रूप से नहीं बढ़ रहा था। तो इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये ढूंढना, ये खोजना मुश्किल हो गया था कि 2 तत्वों के बीच में कितने तत्वों की खोज हो सकती है, लेकिन जब परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया तो ये आसान बन गया है ना। अब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या से समूह और आवर्त संख्या को पहचानने के चरण। हम आधुनिक जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त और उसमें जो समूह है उसको कैसे पहचानेंगे, है ना। देखो, परमाणु संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे जो उसका परमाणु संख्या है। मान लो परमाणु संख्या आप 7 मान लो, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, है ना, यही तो होगा। तो पहले सबसे क्या करना है, जो भी परमाणु संख्या दी हुई है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और उसके बाद बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता, यानी बाहरी कोश में मान लो 2 है या 3 है या 1 है, जितना भी है, तो उसमें जितनी भी संयोजकता है उसको देखेंगे और इससे समूह की संख्या पता चल जाएगी। संयोजकता से समूह की संख्या पता चल रही है। आपको पता है कि एक समूह में सारे तत्वों की जो संयोजकता है वो एक जितनी होती है ना। अब कोशों की संख्या को गिनिए, कोशों की संख्या को गिनिए, 1 कोश है, 2 कोश है, उस तत्व में कितने कोश है, तो इससे हमें आवर्त का पता चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, ठीक है। पहले इस टेबल को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है तत्वों का, और बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संयोजकता दी गई है और समूह संख्या। इसमें हम पहचानेंगे समूह को, कैसे पहचानेंगे तत्वों को कि वो कौन से समूह में आएगा, इसमें वो दे रखा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका 2, 1 यानी कि 2 कोश में होता है तो संयोजकता कितनी होगी आपकी, 1 होगी। और कौन से समूह में आएगा, 1। और अगर उसका जो 3 कोश में होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसकी संयोजकता होगी, और कौन से कोश में आएगा, दूसरे कोश में आएगा। इस प्रकार से आपका ये पूरा टेबल है। आपको ये ध्यान में रखना है कि वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके बाहरी कोश की संयोजकता, अगर आप इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप क्या बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि वो जो तत्व है वो कौन से समूह में आएगा, ठीक है। अब आपका जो है आवर्त आता है। आवर्त आपको बस 4 आवर्त तक याद करने की ज़रूरत है, 10th क्लास में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले तो आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अगर उसमें 1 कोश है, ठीक है, कोशों की संख्या कितनी है, 1 है, तो आवर्त 1 में आएगा। अगर कोशों की संख्या 2 है, मान लीजिए ये इस प्रकार से कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, लेकिन अगर कोशों की संख्या 2 है तो वो आवर्त 2 में आएगा। कोशों की संख्या अगर 3 है तो आवर्त 3 में आएगा, और अगर कोशों की संख्या 4 है तो आवर्त 4 में आएगा। आपके जो सिलेबस है उसमें आप आवर्त 4 तक ये पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति पर आता है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसकी क्या प्रवृत्तियाँ थी, किस आधार पर, मतलब क्या क्या गुण थे, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं। देखो, पहला तो था परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या। अब ये क्या होता है कि समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना तो ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नए कोश जुड़ जाते हैं, है ना। ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो नए नए कोश ही तो जुड़ रहे हो, है ना। परमाणु संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। और अगर हम बाई से दाई तरफ जाएंगे तो ये घटेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण जो नाभिक है उसमें आवेश बढ़ेगा, है ना। वो लेने के लिए वो क्या करेगा, दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन्स को लेने की क्षमता रखेगा। तो जब लेगा तो उसके नाभिक में आवेश बढ़ जाएगा। इसी प्रकार इसलिए क्या होगा कि जो उसकी परमाणु त्रिज्या है वो घट जाएगी। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब वो ऊपर से नीचे जाएगा तो कोशों की संख्या के बढ़ने के कारण जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी, और बाएं से दाएं जाने के
मतलब कि बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण जो परमाणु त्रिज्या है वो घट जाएगी। उसके बाद हमारा संयोजकता आता है। देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजकता समान रहेगा। आपको पता है समूह में एक ही संयोजकता होती है, एक ही जैसी होती है। और अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो पहले तो बढ़ेगा, है ना, 4 तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटना लगेगा, है ना, घटने लगेगा। पहले बढ़ रहा था लेकिन अब घट रहा है, ऐसे होगा संयोजकता के साथ। अब नेक्स्ट हमारा आता है धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म में क्या होगा, समूह से ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ेगी और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए जो धात्विक गुणधर्म है बढ़ जाएगा। धातु को क्या होता है कि वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे देते हैं, ना, धनायन बनाते हैं जो धातु होते हैं। तो इससे समूह में जब ऊपर से नीचे जाएंगे हम तो जो धात्विक गुणधर्म है वो बढ़ेगा। और अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये इसकी जो संयोजकता है वो बदलेगी, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेगा। तो इसीलिए जो तत्व होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेगा। तो इसीलिए जो धात्विक गुणधर्म है वो घट जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है धात्विक गुणधर्म, और अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। उसके बाद अधात्विक गुणधर्म, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली जब धात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है तो अधात्विक गुणधर्म घटेगा। और अगर बाएं से दाएं जाते हैं और अगर धात्विक गुणधर्म जो है वो कम हो रहा है तो जो अधात्विक गुणधर्म है वो बढ़ जाएगा। यही तो होगा, है ना। अब आपके इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस चैप्टर में हमने अधात्विक गुणधर्म, धात्विक गुणधर्म, जो आधुनिक आवर्त सारणी की परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, इसको पढ़ा। और हम समूह और आवर्त को कैसे पहचानेंगे हमने वो भी इसमें डिस्कस कर लिया। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेंडलीफ की 3 कमियां थी उनको कैसे सुधारा गया, सीमाएं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, डबेलाइनर का ट्रिक, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की आपके चैप्टर 5 की साइंस की। ओके, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।